नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। आज बात जेएनयू की, जहां के छात्र संघ चुनाव में वामपंथी पैनल की जबरदस्त जीत की चर्चा पूरे देश में। मोदी सरकार बनने के बाद से ही यह विश्वविद्यालय और यहां के वामपंथी छात्र संगठन सरकार के निशाने पर रहे। इस विश्वविद्यालय को देशद्रोहियों का अड्डा प्रचारित किया गया। मीडिया ने इसके लिए फर्जी वीडियो तक बनाए, लेकिन दमन के 10 साल बाद सारे सत्ता संरक्षण के बावजूद अगर जेएनयू के छात्रों ने आरएसएस के छात्र संगठन एबीवीपी को नकारा और वामपंथी पैनल को समर्थन दिया, तो वजह क्या है? आखिर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर बनी दिल्ली की इस यूनिवर्सिटी की वैश्विक ख्याति की भी वजह कुछ है। वो क्या है? यह देश के बाकी विश्वविद्यालयों से अलग कैसे है? चर्चा आज इसी पर। तो चलते हैं सीधे जेएनयू में 4 नवंबर को मतदान हुआ, 6 नवंबर को रिजल्ट आया और उसके बाद जीत का जश्न हर तरफ नजर आ रहा है। लगातार वहां पर छात्र इस समय नारेबाजी कर रहे हैं जब हम रिकॉर्डिंग ये कर रहे हैं। सरकार के मंत्री हो, यानी मोदी सरकार के मंत्री हो, बीजेपी के विधायक हो, सांसद हो और मीडिया का एक वर्ग लगातार जेएनयू को देशद्रोही बताता रहा है। और वहां पर यह छात्र संगठन, जिन्हें देश की नजर में संदिग्ध कर दिया जाता है या कर दिया गया है, उन्होंने राष्ट्रवाद के स्वयंभू रखवाले यानी आरएसएस से जुड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को छात्र संघ चुनाव में बुरी तरह मात दी है। रिजल्ट जो आया है वो क्या है, वो हम आपको बताएंगे। एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो सपना था कि सत्ता के संरक्षण मिलने की वजह से उसका इस बार अच्छा रिजल्ट होगा, वो बिल्कुल नहीं आया। सभी पदों पर जीत हासिल हुई है वामपंथी छात्र संगठनों के पैनल को, जिसे लेफ्ट यूनिटी कहा गया है। लेफ्ट यूनिटी की ओर से आईसा की अदिति मिश्रा अध्यक्ष चुनी गई हैं। ये पहले बता दें लेफ्ट यूनिटी क्या है। लेफ्ट यूनिटी में आईसा था, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, जो सीपीआईएमएल से जुड़ा है। इसके अलावा एसएफआई, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो सीपीआईएम से जुड़ा माना जाता है, और इसके अलावा डीएसएफ, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन, जो एसएफआई से टूटा हुआ एक धड़ा है, जो एक स्वतंत्र वामपंथी छात्र राजनीति करता है। तो ये जो अदिति मिश्रा है, बनारस की रहने वाली है। ये वहां पर जो एक स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज है, वहां से पीएचडी कर रही हैं। अदिति मिश्रा अध्यक्ष चुनी गई हैं। ये इसके पहले मिरांडा हाउस, दिल्ली का एक प्रतिष्ठित कॉलेज है, वहां से इन्होंने एमए किया था। फिर ये यूनिवर्सिटी में आई। लगातार लोगों के सवालों पर, खासतौर पर छात्रों के, महिलाओं के सवालों पर ये संघर्ष करती रही है। और वाइस प्रेसिडेंट एसएफआई की के गोपिका बाबू चुनी गई हैं। ये भी रिसर्च स्कॉलर हैं। और जो जनरल सेक्रेटरी हैं एसएफआई के, सुनील यादव, ये चुने गए हैं। और ज्वाइंट सेक्रेटरी दानिश अली, जो आईसा की है। चारों ही विजेता जेएनयू से पीएचडी कर रहे हैं और चारों का शानदार शैक्षिक रिकॉर्ड रहा है। इन चारों को ही इन तीनों संगठनों ने मिलकर लेफ्ट यूनिटी के पैनल के रूप में पेश किया था और इन्होंने अपनी मेधा और प्रतिभा के दम पर छात्रों का दिल जीता। वामपंथी छात्र संगठनों का एक बहुत पुराना नारा है, कई विश्वविद्यालयों में यह लगता रहा है, लड़ो पढ़ाई करने को और पढ़ो समाज बदलने को। यानी संघर्ष का मकसद है शिक्षा की राह में आने वाली बाधाओं को दूर करना, और पढ़ने का मकसद है समाज की बाधाओं को दूर करना, एक समता मूलक समाज बनाने के लिए संघर्ष करना। इन तीनों ही संगठनों ने मिलकर ये लड़ाई लड़ी, तो जाहिर है लड़ाई बड़ी सीधी हो गई। और दूसरी तरफ विपक्ष में चूंकि एबीवीपी था, तो उसे एक समर्थन मिला वामपंथियों को, जो लोग हराना चाहते थे, उनका समर्थन हासिल हुआ। और ये आसान नहीं था। यहां पर यह तस्वीर देखिए, जो प्रेसिडेंशियल डिबेट्स की तस्वीर है। दरअसल यहां पर जो चुनाव होता है वो कुछ खास होता है। दूसरे विश्वविद्यालयों में चुनाव बिल्कुल अलग तरह होता है। भैया की टेम्पो हाई है, गाड़ियों का काफिला, पैसा, पर्चा, दावतें, और भी कुछ कहना जरूरी नहीं है। लेकिन यहां पर अलग, यहां पर छात्र संगठन चुनाव में
प्रशासन की भागीदारी नहीं होती, पूरी तरह छात्र ही इसे संचालित करते हैं। छात्र संघ चुनाव से पहले निर्वाचन अधिकारियों का चुनाव होता है छात्रों के बीच से, कोई बाहर का चुनाव आयोग नहीं होता है। फिर प्रेसिडेंशियल डिबेट्स होती हैं, यानी प्रत्याशियों के बीच डिबेट्स होती हैं। इनमें सिर्फ भाषण नहीं देना होता, कड़े से कड़े सवालों का जवाब देना होता है। कैंपस में हाथ के बने पोस्टर, पर्चे, मशाल जुलूस, एक लोकतंत्र का जश्न नजर आता है। और जो सवाल जवाब होते हैं वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर भी होते हैं और निजी विचारधारा पर भी होते हैं। विचारधारा को लेकर बहुत बहस होती है और यही वजह है कि जब छात्र संघों के चुनाव के लिए लिंगदोह कमेटी बनी थी तो उसने भी कहा था कि जेएनयू मॉडल को कॉपी करना मुश्किल है। यहां दरअसल विचारों की जंग होती है। जेएनयू की एक वैश्विक प्रतिष्ठा इस वजह से भी बनती है कि यहां पर तर्क वितर्क, ज्ञान विज्ञान, वैचारिक बहस मुबाहिसा जमकर होता है। छात्र और शिक्षक इस मामले में कई बार एक दोस्ताना तरीके से व्यवहार करते मिलते हैं। यहां तक कि मोदी राज में भी लगातार इस विश्वविद्यालय को बेस्ट यूनिवर्सिटी का खिताब मिलता रहा, यानी जो पैरामीटर्स हैं उस पर ये काफी खरी उतरती रही है। हालांकि अब आरोप लग रहा है कि विश्वविद्यालय में बड़ी तादाद में आरएसएस की पृष्ठभूमि वाले शिक्षकों की भर्ती की गई है। कुलपति तो खैर संघ की पृष्ठभूमि का होता ही है और संघ ने आज से नहीं जमाने से कोशिश की है कि यहां पर उसकी पैठ बढ़े और जब सरकार होती है केंद्र में तो वो नजर भी आने लगता है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुआ था। इस समय भी शाखाएं लगती हैं, यहां तक कि पथ संचलन भी हाल में हुआ, यानी स्वयंसेवकों का मार्च पास्ट। 2014 के पहले ये आम बात नहीं थी और शायद इन्हीं सबको देखकर एबीवीपी को लगा कि इस बार उसे जीत हासिल होगी। चारों पदों पर हालांकि उसका समर्थन बढ़ा है, ऐसा आप कह सकते हैं। उसकी एक वजह यह बताई जाती है कि खास तौर पर जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनको काफी इंटरव्यू बेस्ड एडमिशन मिल रहे हैं। नेट एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है लेकिन परसेंट की जगह परसेंटाइल कर दिया गया है और साथ में जो पीएचडी में जो डिप्रीवेशन का जो एक तरह से पॉइंट हुआ करता था, जो गरीब पिछड़े लोगों को, आदिवासी क्षेत्रों से आने वालों को मिलता था, वो खत्म कर दिया गया है। तो ये एक बड़ा कारण है। बहरहाल एबीवीपी को अब तक जो सफलताएं मिली हैं वो आप देखें। संदीप महापात्रा पहली बार जीते अध्यक्ष पद पर 2000 से 2001 वाले सत्र में और यही एकमात्र जीत पूरे इतिहास में जेएनयू के है जबकि अध्यक्ष एबीवीपी का बना था। इसके बाद 15 साल तक सूखा पड़ा रहा। सौरभ शर्मा 2015 में ज्वाइंट सेक्रेटरी चुने गए और फिर 10 साल का सूखा। फिर 2024-25 में वैभव मीणा संयुक्त सचिव बने। तो इस तरह से 25 साल में 3 बार छात्र संघ में एबीवीपी को जीत हासिल हुई। अध्यक्ष तो एक ही बार बना है। जाहिर है आरएसएस और बीजेपी के लिए आज भी जेएनयू का जो किला है, जो लाल दुर्ग उसे वो कहते हैं, उसको तोड़ पाना या उसमें सेंध लगा पाना बहुत मुश्किल है। दरअसल जेएनयू के छात्र किसी विचारक के प्रवचन को सुनकर प्रचारक बनने को तैयार नहीं होते, बल्कि विचार के हर मोर्चे पर जबरदस्त बहस छेड़ते हैं। उनके पास दुनिया भर में चल रहे शोध और अनुसंधान से जुड़ी ताजा जानकारियां होती हैं। जाहिर है शक्ति के बल पर आदेश पालक समाज बनाने की आकांक्षा रखने वालों को न जवाहरलाल नेहरू पसंद रहे हैं और न उनके नाम पर बनी यूनिवर्सिटी। आइए देखते हैं जेएनयू कैसे बनी। इसकी जो स्थापना है 1969 में हुई थी, यानी नेहरू जी की मृत्यु के 5 साल बाद। एक्ट बना 22 अप्रैल 1965 को। संसद में जेएनयू एक्ट पास हुआ। उनके निधन के बाद यह सोचा गया कि एक ऐसी वैश्विक प्रतिष्ठा वाली यूनिवर्सिटी बननी चाहिए जिसमें उनके विचारों का प्रभाव साफ नजर आए। तो 22 अप्रैल 1965 को एक्ट पास हुआ और 14 नवंबर 1969 को यानी जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर इस यूनिवर्सिटी को देश को समर्पित किया गया। पहले कुलपति जी पार्थसारथी अपने क्षेत्र के बड़े विद्वान और पहला बैच छात्रों का 1971 में आया। आखिर इसकी स्थापना का लक्ष्य क्या था? उनका मूल विजन जो था पंडित नेहरू का, उसको ध्यान में रखते हुए जो जेएनयू का विजन है वो तय किया गया। राष्ट्रीय एकता, सामाजिक न्याय, वैज्ञानिक सोच और अंतर्राष्ट्रीय समझ को बढ़ावा देना, ये वो चीजें हैं जिसके आधार पर आज एक वैश्विक यूनिवर्सिटी की आप कल्पना
करते हैं या दुनिया मानती है, जहां पर स्वतंत्र चेतना हो, लोगों को ढंग से कुछ भी सोचने की आजादी हो। ध्यान दीजिए, यूनिवर्सिटी में यूनिवर्स और विश्वविद्यालय में विश्व शब्द है, यानी आप किसी जाति, क्षेत्र, धर्म, कोई इलाका, उसकी परिधि से बाहर निकलकर जब खुद को ब्रह्मांड का नागरिक समझते हैं, तब दरअसल आप विश्वविद्यालय के स्तर को पाते हैं। इसलिए विश्वविद्यालय और कॉलेज और स्कूल्स में बड़ा फर्क होता है, इस बात को हमें समझना चाहिए। और साफ साफ जेएनयू एक्ट जो है 65 में, उसमें लिखा है कि यहाँ पर उच्च स्तरीय शिक्षा होगी, रिसर्च, खास तौर पर सामाजिक विज्ञान, भाषा और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन को लेकर। इसके अलावा विविधता और समावेशिता को बड़ा महत्व दिया गया है, यानी देश के हर कोने के छात्र यहाँ आएंगे, खासकर पिछड़े, ग्रामीण और अल्पसंख्यक छात्रों को मौका दिया जाएगा। इसके लिए बाकायदा प्रयास अलग से किया गया। जो नेहरूवादी मॉडल है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, लोकतंत्र और समाजवाद के आधार पर एक सेकुलर और प्रोग्रेसिव विचारधारा यहाँ पर रहेगी। और जो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण है वो विदेश नीति का अध्ययन होगा, क्षेत्रीय अध्ययन होंगे, अफ्रीका के, लैटिन अमेरिका के या एशिया के दूसरे इलाकों पर फोकस करके अध्ययन किए जाएंगे। डिबेट और आलोचनात्मक सोच सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर डिबेट कराई जाएगी, कैंपस को विचार विमर्श का केंद्र बनाया जाएगा ताकि हर तरह के विचार यहाँ पर मिले। और इसीलिए कहा जाता है कि देश में जितनी भी विचारधाराएं हैं, सबका कोई न कोई प्रतिनिधि आपको जेएनयू में मिल जाएगा और देश के हर कोने से लोग वहां हैं, तो एक तरह से एक छोटा भारत वहां पर बसता है। जेएनयू को इंटरडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी के रूप में डिजाइन किया गया, यानी तमाम जो विषय हैं उनके बीच एक अंतर संबंध स्थापित किया गया, पारस्परिक संबंध स्थापित किया गया। और इसीलिए वहां पर जो पारंपरिक तरीके के डिपार्टमेंट हैं वो नहीं है। जैसे आप कहें कि ये हिंदी का डिपार्टमेंट है, इंग्लिश का डिपार्टमेंट है, इसकी जगह वहां पर स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस या स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज इस तरह से किया गया। शायद जेएनयू वो जगह है जहां हिंदी और उर्दू एक ही जगह पढ़ाई जाती है, एक ही डिपार्टमेंट पे, स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस में। तमाम बड़े बड़े विद्वान वहां से आए हैं। इसके अलावा डिप्राइवेशन पॉइंट, यानी जो लोग डिप्राइव्ड हैं, पिछड़े हैं, उनको अलग से नंबर दिए जाएं एडमिशन में। गरीब, खासतौर पर महिलाएं या ग्रामीण क्षेत्रों में SC ST के जो लोग हैं उन्हें इसका फायदा मिलता रहा है। और हाल के दिनों में इस, जैसा मैंने बताया, डिप्राइवेशन पॉइंट पोस्ट ग्रेजुएशन में तो है, लेकिन रिसर्च से हटा दिया गया। हॉस्टल कल्चर है जहां हमेशा डिबेट हुआ करती है। ये तो यूनिवर्सिटी का जैसे DNA ही है और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो सोचना था उसको ही एक तरह से आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा था हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी चाहते हैं जो न सिर्फ डिग्री दे बल्कि सोचने का तरीका भी सिखाए। नेहरू जी जानते थे कि जब तक मस्तिष्क आजाद नहीं होगा कोई भी विश्वविद्यालय बड़ी छलांग नहीं लगा पाएगा। और नेहरू को, उनके सपने को ये यूनिवर्सिटी आगे बढ़ाती रही, जहां विचार जीवित रहे, अन्याय के खिलाफ सवाल उठे, भविष्य भारत का उस पर चर्चा हो। और इसलिए आप देखें कि जेएनयू के छात्र दुनिया, देश में कहीं पर भी, दुनिया में भी अगर अन्याय होता है तो उसके खिलाफ सड़क पर नजर आते हैं। लोग हंसते हैं कई बार कि भाई ये क्या है, जेएनयू में आप पढ़ने आए हैं और आप फिलिस्तीन का सवाल उठा रहे हैं या आप आदिवासियों पर दमन का सवाल उठा रहे हैं। लेकिन शायद जेएनयू होने का यही मतलब है। तमाम सवाल उठाने का जो स्वभाव है यही उसकी विशेषता है। लेकिन राजनीतिक हमलों का निशाना भी जेएनयू इसी वजह से बनती रही। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस यूनिवर्सिटी पर तो चौतरफा हमला शुरू हो गया। एक माहौल बनाया गया बाकायदा। जो आरएसएस का मुखपत्र है 5 जन, इसका एक कवर पेज देखिए, ये 2015 नवंबर का ये अंक है। इसमें जेएनयू पर कवर स्टोरी है और इसका शीर्षक है दरार का गढ़, यानी ये दरार पैदा करने वाला, समाज में दरार पैदा करने वाला विश्वविद्यालय है। इसका कहना था, इनका इस लेख में कहना था कि जेएनयू जो है वो राष्ट्र विरोधी, नक्सली और हिंदू विरोधी गतिविधियों का केंद्र है। यहां कैंपस में प्रोफेसर और छात्र अक्सर राष्ट्रीय एकता और संस्कृति को तोड़ने के तरीकों पर चर्चा करते हैं। जेएनयू को राष्ट्रवाद को अपराध मानने वाला संस्थान बताया गया इस लेख में, जहां भारतीय संस्कृति को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है।
जेएनयू में एक बड़ा राष्ट्र विरोधी ब्लॉक पल रहा है जिसका लक्ष्य भारत को तोड़ना है, इस तरह की बातें कही गई थी। जाहिर है काफी विवाद हुआ इस स्टोरी पर। उस समय कांग्रेस ने इसे मानहानि बताकर जेएनयू को सलाह दी कि पांचजन्य पर मुकदमा करना चाहिए, और जेएनयू के वाइस चांसलर ने इसे इमेज खराब करने की साजिश करार दिया था। छात्र संगठनों ने भी इसे पुरानी साजिश बताया जो चुनावी मौसम में उभरती रहती है। उस समय किसी ने सोचा नहीं था कि आने वाले दिन और भी खतरनाक हैं, और वो दिन बस साल भर के अंदर आ गया। ये चेहरा आप जरूर पहचानते होंगे, ये है कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार आजकल कांग्रेस के नेता बतौर देश भर में पहचाने जाते हैं, लेकिन 2015 में वे जेएनयू के चर्चित वामपंथी छात्र नेता थे जिनका संबंध एआईएसएफ से था, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, जो सीपीआई से जुड़ा है। और कन्हैया कुमार छात्र संघ अध्यक्ष चुने गए थे। उनकी प्रेसिडेंशियल डिबेट की स्पीच वायरल हुई थी। उनका आजादी को लेकर लगाया जाने वाला संगीतमय नारा ढफली पर काफी मशहूर हुआ था। लेकिन 2016 में आरोप लगा कि वे जेएनयू के कार्यक्रम में भारत को तोड़ने वाले नारे लगा रहे थे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बीजेपी नेताओं से लेकर मीडिया के एक बड़े हिस्से ने कन्हैया कुमार और जेएनयू के खिलाफ उन्माद पैदा करने की हद तक जाकर दुष्प्रचार किया। नतीजा, कन्हैया कुमार गिरफ्तार हो गए और पूरे जेएनयू में, तमाम विश्वविद्यालयों में इसके खिलाफ प्रदर्शन होने लगे। 13 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने कन्हैया को गिरफ्तार किया। उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य भी साथ में अरेस्ट हुए। कन्हैया ने कहा कि मैंने कभी देश के खिलाफ नारा नहीं लगाया। जिस सभा की बात हो रही उसमें कन्हैया कुमार थे भी नहीं, ऐसा उन्होंने कहा भी। जेएनयू में हड़ताल किया लोगों ने, विपक्षी पार्टियां सड़क पर आई, टीचर्स, एक्टिविस्ट ने सपोर्ट किया, लेकिन इतना उन्माद मीडिया के जरिए फैलाया गया कि कन्हैया कुमार पर हमला तक हुआ कोर्ट में। लेकिन पुलिस के पास कोई तथ्य नहीं था। चार्जशीट दाखिल करने में ही 5 साल लग गए, और अब तो यह स्पष्ट है कि कन्हैया कुमार उस कार्यक्रम में मौजूद ही नहीं थे जहां नारे लगे थे। वैसे भी नारों के साथ वीडियो में छेड़छाड़ हुई थी। कई न्यूज चैनल वालों ने फर्जी वीडियो बनाकर जेएनयू और कन्हैया कुमार को बदनाम किया था, और जाहिर है वो एक बड़े डिजाइन का हिस्सा था, आरएसएस की वो डिजाइन जो जेएनयू को नष्ट करना चाहता है। ये केस अब भी जारी है। कन्हैया कुमार बार बार कहते हैं कि उनके मुकदमे का जल्द फैसला हो, लेकिन सरकार का मुद्दा इसे मुद्दा बनाए रखना है, ना कि फैसला करना। जेएनयू और कन्हैया कुमार देशद्रोही हैं, कैसे हैं, क्यों हैं, यह बताने की जरूरत नहीं। बीजेपी के तरकश में एक तीर है, टुकड़े टुकड़े गैंग, जिसका वो हमेशा इस्तेमाल करती है। जो भी उसका विरोध करता है कह दिया जाता है कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग हैं, और बस फिर क्या है, वो तो राष्ट्रवादी हैं ही। दरअसल जेएनयू सिर्फ सरकार नहीं, आरएसएस के सैद्धांतिक विरोध का अड्डा है। आरएसएस का जो सपना है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का, उसके विरोध में तर्क और आइडिया ऑफ इंडिया का झंडा लेकर खड़ा हुआ है। आरएसएस बैकग्राउंड वाले तमाम शिक्षकों की नियुक्ति के बावजूद जेएनयू के आम छात्र उन्हें अपना नेता नहीं मानते हैं। जैसे एबीवीपी का मुखिया छात्र नहीं शिक्षक होता है, लेकिन जेएनयू के छात्र ये स्वीकार नहीं कर सकते। कोई और देश होता तो ज्ञान विज्ञान के लिए समर्पित ऐसे विश्वविद्यालयों की तादाद बढ़ाई जाती, लेकिन भारत का दुर्भाग्य है कि जेएनयू जैसी गिनी चुनी यूनिवर्सिटी भी सरकार के निशाने पर है। क्या ऐसे कोई विश्वगुरु बन सकता है? सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये शो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.